नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर बिहार से। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और जिला प्रशासन ने कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया है। खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि मोतिहारी में एक टैंकर जहरीली शराब आई थी। स्थानीय व्यापारियों ने अलग अलग जगहों पर इसे भेजा और इसके बारे में, इस घटना के बारे में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सांसद राधामोहन सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस कांड को अंजाम देने वाले माफियाओं को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। अभी तक हम लोगों को एक पोस्टमार्टम के लिए आया है, रात में उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। वो कंफर्म अभी कुछ नहीं है, तो जांच कराया जाएगा। दूसरा प्रिजर्व किया गया है और उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। तो उससे ज़्यादा की जानकारी अभी अवेलेबल कराया जा रहा है, अभी हुई नहीं है। सर, कल शाम में भी ये अस्पताल में 2 लोग मुजफ्फरपुर रेफर हुए हैं। हाँ, रेफर तो हुए हैं, रेफर तो होते रहता है। अभी कितने पेशेंट मतलब रेफर हुआ है? अभी कल शाम में 2 रेफर हुए हैं, इसकी जानकारी है, लेकिन क्या चीज़ का मरीज है वो कंफर्म अभी नहीं है। तो कोलिया में भी एक क्लिनिक में मौत हुई है सर, वो हमें पता नहीं है। क्या लगता क्या है सर इस मामले में, आपको क्या लगता है? आपके अंदर अब जांच कराई जाएगी और जांच में जो निकल के आएगा उसके बाद बताया जाएगा कि क्या है। जानकारी हमें इस हॉस्पिटल में मिला। मैं दिल्ली जा रहा था तो फिर वापस आया हूँ और इस अस्पताल में आया हूँ और यहाँ जो स्थिति बताया वो ये है। और फिर हमारे नेता भी आ रहे हैं और जो जानकारी इधर उधर से आ रही है कि बड़ी संख्या में जो अस्पताल नहीं है उनकी मृत्यु हुई है। और ये संख्या इधर उधर से लोग 20-22 बता रहे हैं, लेकिन हम रात और कल दिन में भी इसका वेरीफाई करेंगे। उन परिवारों से भी हमारे नेता मिलने जाएंगे, हमारे विधायक। और इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये सब चीज तो घटना तो सब जगह, तो मान लीजिए कि अपने बिहार में तो सक्रियता है ही, देख ही रहे हैं, हर तरह से बात हो रही है। लेकिन लोगों को तो गलत काम नहीं करना चाहिए, सबको समझाया जाता है, लेकिन किसी को नुकसान होता है तो देखा न जाता है। और अब खबर दिल्ली से। सीबीआई से समन मिलने के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इसलिए उन पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल अपराधी जैसी भाषा बोल रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई का समन मिलने के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल शनिवार को मीडिया के सामने आए तो उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां गवाहों को डरा धमकाकर और फर्जी सबूतों के आधार पर आप नेताओं को फंसा रही हैं और अब खुद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है, क्योंकि बीते महीने उन्होंने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके ऊपर बीजेपी ने पलटवार किया। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा है, वो इतनी मर्यादा भी भूल गया कि उसकी भाषा का स्तर क्या होना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल अपराधियों की भाषा बोल रहे थे। जब किसी अपराधी पर शिकंजा कसता है तो जिस तरह की बयानबाजी उसको करनी चाहिए, वो बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। रविवार को सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई और ईडी की ना एफआईआर में है और ना ही चार्जशीट में, लेकिन उनके नाम का जिक्र रिमांड नोट में है, जिसमें जांच एजेंसियों ने दावा किया। आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि मनीष सिसोदिया ने L1 लाइसेंस के लिए लाभ मार्जिन बढ़ाकर 12% करने का निर्देश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ही उनको दिया था। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू ने अपने बयान में कहा कि विजय नायर के फोन से केजरीवाल ने फेस टाइम कॉल पर उनसे कहा कि विजय नायर मेरा बच्चा है, उस पर भरोसा करें।
ईडी ये भी दावा कर रही है कि विजय नायर ने बताया है कि उसने इस नेक्सस को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, डिप्टी सीएम और कैलाश गहलोत के कहने पर किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ना तो इस केस में आरोपी के तौर पर हैं और ना ही उनका किसी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नाम है। इसलिए ये माना जा रहा है कि उनसे 16 अप्रैल को केवल पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद इस केस में जांच एजेंसी उनकी आगे की भूमिका तय करेगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को उठाने के लिए सोमवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया है। खुद अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे हैं कि सीबीआई की पूछताछ तो केवल एक शुरुआत है, असल में उनकी गिरफ्तारी की ही तैयारी है। तो ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा और आम आदमी पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी किसको सौंपी जा सकती है। वैसे ये बताना जरूरी है कि भारत के इतिहास में अभी तक किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के भरतपुर में एक रैली की और सीएम अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पायलट जी, आप कुछ भी कर लो, आपका नंबर नहीं आएगा। आपका योगदान शायद जमीन पर गहलोत से ज्यादा हो, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत का योगदान ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गहलोत और पायलट सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बननी है, ये बेवजह लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है। मुझे भरोसा है कि बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता दे दी। अभी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत जी लड़ रहे हैं, उतरना नहीं चाहता। पायलट जी कहते हैं मैं बनना चाहता हूं। भैया काहे को लड़ रहे हो? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। एक खामखा झगड़ा कर रहे हैं, जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे पायलट जी, आप कितना भी करो आपका नंबर नहीं आएगा। आपका कंट्रीब्यूशन शायद जमीन पर थोड़ा गहलोत जी से ज्यादा हो सकता है, मगर कांग्रेस के खजाने में गहलोत जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपका नंबर नहीं लगेगा। ये सरकार सिर्फ अब अपना संवैधानिक आयुष्य पूरा कर रही है। ये सरकार जनता के मन पर से उसी दिन निकल गई जिस दिन रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी और भगवा झंडा लगाने पर आपने प्रतिबंध कर दिया। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टर के तेवर नरम पड़ते नजर आए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जगदीश शेट्टर ने कहा कि आलाकमान से बात करके फैसला करेंगे। जेपी नड्डा से भी बात करवाई गई जगदीश शेट्टर की, ऐसी खबर है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आज जो चर्चा हुई उसके बारे में आलाकमान को बताया जाएगा और उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पार्टी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। जगदीश शेट्टर असल में 6 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं। टिकट न मिलने के चलते नाराज चल रहे हैं। There is what are the opinion of the our high command, everything expert, and I explained what are the situation, political situation in Karnataka here in Karnataka also, and he is going to communicate all the things whatever the discussion. उधर कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी आज तीसरी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया को कोलार से टिकट नहीं मिला है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए लक्ष्मण सावदी को अथनी से टिकट मिला है।
और समलैंगिक शादी को मान्यता देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया है, जो 18 अप्रैल से सुनवाई करेगा। सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं इस मामले में दाखिल की गई हैं। इनमें समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग भी की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष भार्गव। देखिए, ये एक अहम मामला है। समलैंगिक विवाह को लेकर बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था और विरोध किया था इन याचिकाओं पर। कहा था कि भारत में जो परिवार का जो सिद्धांत है, वो कॉन्सेप्ट है, वो पति और पत्नी यानी विपरीत लिंगों में होता है। पति यानी पुरुष और पत्नी एक महिला होती है। तो इस तरीके से उन्होंने विरोध किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 जजों के संविधान पीठ में इस मामले को भेज दिया था। तो 18 अप्रैल की तारीख तय की गई थी और अब एक गठन हो गया है, जिसमें चीफ जस्टिस खुद बेंच की अगुवाई करेंगे और जस्टिस संजय किशन कौल, जो दूसरे नंबर के वरिष्ठतम जज हैं, वो भी इनके साथ रहेंगे। इसी तरह 5 जजों के बेंच का गठन हो गया है। जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस CS नरसिम्हा भी इसमें शामिल रहेंगे। और 18 अप्रैल को काफी अहम ये सुनवाई शुरू होगी, जहां पर जमीयत उलमा-ए-हिंद और एक और तेलंगाना का मुस्लिम संगठन भी पहुंचा है, जिसने विरोध किया याचिकाओं को। कहा है कि समलैंगिक संबंधों की शादी को जो है वो मान्यता भारतीय परंपरा। तो एक अहम सुनवाई 18 अप्रैल से शुरू होगी। संविधान पीठ की सुनवाई होती है तो थोड़ा लंबी होती है, क्योंकि लगातार वो सुनवाई होती है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि केंद्र सरकार इनकार कर रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार का जो DCPCR है, यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसने भी पिटीशन दाखिल की और कहा है कि विवाह को मान्यता दी जा सकती है और इसमें बच्चियों को जिनको गोद संबंधित जोड़े लेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि वो भी अच्छे या बुरे अभिभावक बन सकते हैं और इजाजत मिलनी चाहिए। दुनिया के 50 से ज्यादा देश समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने की इजाजत देते हैं और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि समलैंगिक जोड़े के जो है उनके होने से बच्चों पर कोई मनोवैज्ञानिक विकास पर कोई असर पड़ता है। तो यहाँ पर एक ऐसा मामला है जहाँ पर एक संवैधानिक ये एक विवाद खड़ा हुआ है, इसलिए 5 जजों का पीठ इस मामले का सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार अपनी दलीलें रखेगी, याचिकाकर्ता अपनी दलीलें रखेंगे, दिल्ली सरकार का जो DCPCR है वो अपनी दलील रखेगा और जब यह अपनी दलील रखेगा तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला इस पर सुनाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे को आज सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ इस वक्त रिमांड पर हैं। STF की टीम को पूछताछ के दौरान कुछ जानकारी मिलने के बाद इन दोनों को कौशाम्बी और फतेहपुर ले जाया गया। प्रयागराज से रवाना होने से पहले अतीक ने तबीयत खराब होने की शिकायत की, जिसके बाद उसका अस्पताल में जांच करवाया गया। इस दौरान दोनों के हाथों में हथकड़ी लगी थी। बताया जा रहा है कि हाल में कौशाम्बी और फतेहपुर में अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें बरामद हथियारों की भी पहचान कराई जाएगी। वहीं ईडी ने अतीक के 10 करीबियों और आर्थिक मददगारों को समन भेजा है। इन्हें अलग अलग तारीखों में प्रयागराज में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता और पूर्व विधायक आसिफ जाफरी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अतीक के कैशियर सीताराम शुक्ल, CA शबी अहमद, वकील खान सौलत हनीफ, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कारोबारी दीपक भार्गव को भी समन जारी किया गया है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार दिल्ली NCR में रहने वाले हजारों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के वोटर कार्ड बन रहे हैं। इससे अब उनके जम्मू कश्मीर के चुनावों में मतदान करने का रास्ता साफ हो गया है। रविचंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली के लाजपत नगर की रहने वाली सुनीता कौल अपने पति के साथ कश्मीर का वोटर कार्ड बनवाने आई हैं। 11 साल की उम्र में उनका परिवार श्रीनगर से पलायन करके दिल्ली आ गया था। अब 34 साल बाद उनका वोटर कार्ड बन रहा है। जो दिल्ली का एड्रेस है अभी नहीं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चुनाव से ही नहीं बल्कि अपनी जड़ों से वो कट गई थीं। लेकिन सालों बाद आज फिर से
कश्मीर लौटने की उम्मीद बंधी है। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैं वहाँ से छोड़ के आई हूँ, तो फिर ये वोटर कार्ड से एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि शायद हम अपनी लैंड में फिर से दोबारा जाएंगे। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 25,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, जो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और आसपास रहते हैं। यहीं हमें सुनीता मिली, जो अपने 2 बच्चों के साथ वोटर कार्ड बनवाने आई हैं। वो भी श्रीनगर की रहने वाली थीं और 1990 में उनका परिवार दिल्ली विस्थापित हुआ था। ये तो पहली बार ऐसा इनिशिएटिव हुआ लास्ट 30 इयर्स से। अब हमारे पास वोट डालने की उम्मीद आई है। अच्छा। जो कि कब से चालू थी, तो लेकिन हमारे पास तो थी नहीं। वी वर नॉट एबल टू गो देयर एंड कास्ट आवर वोट। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 1.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे। इनमें बहुत सारे लोगों का वोटर कार्ड अब तक नहीं बना था। 2019 के बाद मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया का अभियान चलाया गया। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के अलावा गोरखा, अनुसूचित जाति और बाहर से आए स्थानीय लोग भी शामिल हैं। इसके चलते अब करीब 29 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की संभावना है। मैं चंडीगढ़ पहले गया था, 3-4 दिन में चंडीगढ़ में कैंप रहा है हमारा 10 से 13 तक। उसके बाद आज 15 से 20 तक हमारा कैंप यहाँ रहेगा दिल्ली में। हम इनके यहाँ पे एनरोल कर रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम जो कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन जो दिल्ली और एनसीआर में रह रही है, इनके वोट्स नहीं बने हैं। अच्छा। इन्होंने आज तक अपना वोटिंग राइट अपना यूज़ नहीं किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करता है कि आप जाइए अपना इलेक्शन में वोट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विस्थापित कश्मीरी पंडित कश्मीर के मतदाता बनकर नीतियां बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। सालों पहले जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली एनसीआर में बसे कश्मीरी पंडितों का रिश्ता जम्मू कश्मीर भवन तक ही अब तक सीमित रह गया था। लेकिन अब इनका वोटर कार्ड बनने से ये जम्मू कश्मीर के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, जो पलायन के इनके जख्मों पर मरहम का काम जरूर करेगा। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई पुणे के पुराने हाईवे पर शनिवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 28 जख्मी हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पुणे से मुंबई लौट रही बस हाईवे पर बोरघाट पर खाई में गिर गई। बड़ी मुश्किल से बस में फंसे लोगों को निकाला जा सका। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिवार को 2 लाख की, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। 100 फुट से भी ज्यादा नीचे खाई में गिरी इस बस के परखच्चे उड़ गए। एक तो खाई, ऊपर से अंधेरा। बस में फंसे लोगों की चीख पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं था। भला हो आसपास के हाइकर ग्रुप के लोगों का सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे और रस्सियों के सहारे एक एक कर लोगों को बाहर निकाला और फिर पुलिस और प्रशासन ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। आज अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4-4:30 बजे का ये एक घटना है। ये रोड है एक ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे। मुंबई से ये एक जो प्राइवेट बस ट्रैवल कर रही थी और यहाँ इस दौरान खाई में गिर गई। बस पुणे से मुंबई आ रही थी और उसमें गोरेगांव के ढोल ताशा वादक ग्रुप बाजी प्रभु के तकरीबन 40 युवक सवार थे, जिनमें कुछ युवतियां भी थी। पुणे में एक कार्यक्रम से लौट रहे सभी थक कर गहरी नींद सो रहे थे। सुबह 4 बजे के करीब बस खोपोली में बोरघाट के पास खाई में कब गिर गई, किसी को पता ही नहीं चला। हादसे की सूचना मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख जताया और आर्थिक मदद की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मदद की घोषणा की, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए देने की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अस्पताल जाकर घायलों से उनका हालचाल भी पूछा। 120-130 फीट की नीचे
गहरी खाई में बस गिरने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पुलिस जांच करेगी, लेकिन घटना तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना बार बार ना हो, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन देने की सूचना भी मैंने दी हुई है। इससे पहले भी एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया था। ये जो समय है सुबह का, उसमें ही ज्यादा करके ऐसा एक्सीडेंट होते हैं। बड़ा सवाल है कि हादसा क्यों और कैसे हुआ। पुलिस मामले में जांच में जुटी है, लेकिन मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पर घाट पड़ते हैं जहां दुर्घटना का खतरा बना रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग उसकी बजाय मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं। ऐसे में सवाल है कि रात के अंधेरे में ये बस मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे से क्यों आ रही थी। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी की याद में आज शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुईं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस मौके पर कहा कि भारतीय क्रिकेट आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसकी शुरुआत सलीम दुर्रानी ने ही की थी। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित शोक सभा में कई मशहूर क्रिकेटर और पत्रकार भी शामिल हुए। खिलाड़ी को और अपने मित्र को स्वागत है। सलमान भाई का जो 11 बजे से बैठे हैं, और मैंने इतना भी सलमान भाई बहुत बड़े वकील भी